नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। इस क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पर। इससे पहले वाली क्लास में हमने उनके कार्य एवं शक्तियों को समझा था, उसका वर्गीकरण कर लिया था कि 7 प्रकार के कार्य एवं शक्तियाँ मोटे तौर पर राष्ट्रपति के पास हैं। ठीक है, अब वो उसमें कितना प्रभावी है अलग बात है, लेकिन है उनके पास। ठीक है, उन्हीं में से जो दूसरा है वो है विधायी शक्ति, जिसको हमें यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो क्या है विधायी शक्ति। अब विधायी का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए। देखिए, इन शब्दों का अर्थ आपको पता हो तो बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे अवधारणाएं बहुत सरल हो जाती हैं। कई बार होता क्या है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे शब्द घूम रहे होते हैं, आपको उसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होता है। ठीक है, तो विधायी का मतलब क्या होता है, विधान से बना है। विधायी शब्द आपका विधान से बना है। और आप जानते हैं कि विधान का मतलब सामान्यतः क्या होता है, नियम, कानून। ठीक है, यही होता है ना विधान का मतलब। तो जब विधायी शक्ति की बात होगी तो यानी कि इससे संबंधित जो मामला है उसकी चर्चा हो रही है। और इससे संबंधित मामला सरकार में कहाँ किसके पास होता है, संसद के पास होता है। होता है कि नहीं होता है, संसद कानून बनाती है। संसद के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, और तीसरा राष्ट्रपति स्वयं होता है। एक तो आपका लोकसभा होता है और दूसरा आपकी राज्यसभा होती है। ठीक है, ये संसद और उसके अलावा जो प्रेसिडेंट आपके हैं राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। ठीक, तो जब संसद की विधायी प्रक्रिया की बात होगी तो इन्हीं के इर्द गिर्द होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि संसद से संबंधित राष्ट्रपति के क्या क्या पावर हैं, वही पावर उनकी विधायी शक्तियां हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि राष्ट्रपति किसी भी समय संसद का सत्र बुला सकता है। सबसे पहली बात देखिए, आप नोट करते हुए चलेंगे। अगर मैं पूरी बात लिखूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा और आउटकम कम निकलेगा। मैं बोलता हूं और आप लिखते हुए चले जाइए। तो जो पहला पॉइंट आप लिखेंगे वो यही लिखेंगे कि राष्ट्रपति संसद का सत्र कभी भी बुला सकता है। दूसरी बात आप ये लिखेंगे कि राष्ट्रपति किसी भी समय संसद के सत्र को विघटित कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखेंगे, संसद किसी भी समय संसद को किसी भी समय राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। तीसरी बात आप लिखेंगे कि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति किसी भी समय कर सकता है। ठीक है, ये तीनों बात आपने लिख ली। अब मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रपति चूंकि मंत्रिमंडल के इशारे पर ही काम करता है, तो जो मंत्रिमंडल और उसके नेता प्रधानमंत्री सलाह देते हैं उसी के आधार पर राष्ट्रपति का फैसला होता है। तो संसद का चलना या उसका विघटन होना ये किसके आदेश पर रहता है, राष्ट्रपति पर। तो ये होगी पहली बात। दूसरी बात देखते हैं कि जब कोई नई लोकसभा चुन करके आती है, यानी कि लोकसभा के चुनाव होते हैं और नए नए सांसद चुन करके आते हैं, तो होता क्या है कि राष्ट्रपति उसे संबोधित करता है। क्या करता है, संबोधित करता है, या कर सकते हैं ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अमूमन वो करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष जब हर वर्ष पहला बजट प्रस्तुत होता है तब भी राष्ट्रपति सदन को संबोधित करते हैं। ठीक है, यह हो गई 2 बात। तीसरी बात यह है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब वो संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक क्या होता है, जब किसी विधेयक पर, किसी विधेयक प्रस्ताव पर दोनों सदनों में सहमति नहीं बनती है, यानी कि लोकसभा ने कोई चीज़ पास कर दिया और राज्यसभा उसके खिलाफ है, या राज्यसभा ने कोई चीज़ पास किया और लोकसभा उसके खिलाफ है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और उस संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है, और वहाँ पर फिर वोटिंग के द्वारा प्रस्ताव को पास किया जाता है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, तो ये उसकी एक पावर हो गई। देखिए, संसद से जुड़ी हुई जितने भी क्रियाकलाप हैं और उसमें राष्ट्रपति का जो हस्तक्षेप है उसी को उसकी विधायी शक्तियां हम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि जब कोई विधि बनाती है, संसद जब कोई विधि बनाती है, संसद में जब कोई मान लीजिए कानून बनाया और वो पास हो गया, संसद का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया, तो जाता किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, आप चूंकि जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या है, एक ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति है जिसके पास स्टीयरिंग नहीं है, यानी कि वो स्टीयरिंग घुमा नहीं सकता, बैठा वही है लेकिन घुमाने वाला प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल होता है।
तो संसद के द्वारा पास किया गया कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उसके पास करने को क्या क्या बचता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि वो अपनी स्वीकृति दे दे। क्या करे? वो अपनी स्वीकृति दे दे कि ठीक है, हमें ये मंजूर है। ठीक है, ये एक कंडीशन ये हो सकता है। जो दूसरा कंडीशन बन सकता है वो ये है कि स्वीकृति तो हम दे रहे हैं लेकिन इसे अभी लागू हम नहीं करवाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपको पसंद है कोई काम, आपको लग रहा है कि ये काम अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं होना चाहिए, ये आपका विवेक कह रहा है। ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है जिसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो। तो इसका प्रयोग भी वह कर सकता है। वो मना नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक है विधेयक ले आइए, हम मानते हैं इसको और अपने जेब में रखे हैं, लेकिन कब देंगे आपको? जब हमारा मर्जी होगा। तो इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। और तीसरा क्या है कि वो सदन को वापस लौटा सकता है। सदन को वापस लौटा सकता है और यह कहेगा वापस लौटाते वक्त कि हमें इस प्रावधान में दिक्कत है, इस पर आप पुनः विचार कीजिए। यानी कि वो संसद से कहेगा, संसद नहीं लोकसभा और राज्यसभा से कहेगा कि इसमें हमें आपत्ति है, इसको आप सुधार कर लीजिए और उसके बाद में आप भेजिए तो हम स्वीकृत इसको कर लेंगे। अब संसद के पास आता है। संसद चुनी हुई लोगों की संस्था है, यानी कि पावर उन्हीं के पास है। डेमोक्रेसी में पावर उन्हीं को मिलता है। तो उनको लगा कि नहीं, राष्ट्रपति जो है वो सही नहीं समझ रहे हैं, उनको लगता है कि राष्ट्रपति जो कह रहे हैं वो बात सही नहीं है। तो संसद उसको फिर से वही पास कर देगा, एज इट इज, वोटिंग करवा के पास कर देगा और एक नीचे से एक प्रतिवेदन लगा करके देगा कि ये पुनः संसद ने पास किया है। इसके बाद राष्ट्रपति के पास कुछ नहीं पावर होता है। अगर सदन ने दोबारा से पास करके एज इट इज भेज दिया तो भी राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको स्वीकृति देना ही देना होता है और वो विधेयक पास हो जाता है। तो ये केस है जब संसद कोई कानून बनाती है। यहीं पर आप एक बात और समझ लीजिए, जब राज्य विधानसभाएं कोई कानून बनाती हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है या गुजरात है, ठीक है, जो ये स्टेट हैं, या वह यूटीज जिनमें विधानसभाएं हैं जैसे पुडुचेरी और दिल्ली और आगे जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हो जाएगा तो वो, ठीक है। तो अगर ये कानून कोई बनाती है और वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनको लगता है कि इस कानून में कुछ दिक्कत है, ये संविधान सम्मत नहीं है, ये समाज के लिए ठीक नहीं है, ये प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, तो राज्यपाल करता क्या है कि उसको राष्ट्रपति के पास भेज देता है। ठीक है, क्या करता है? राष्ट्रपति के पास भेज देता है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है? सर्वोच्च व्यक्ति है देश का, वो कार्यपालिका का प्रमुख है। तो अगर कोई आदेश कार्यकारी कोई नियम बन रहा है तो उसके संज्ञान में बात होनी चाहिए, और तब ज्यादा संज्ञान में होनी चाहिए जब राज्यपाल को ये लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो राज्यपाल भेजेगा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर से वो क्या क्या कर सकता है उस विधेयक का। तो उसमें एक केस में तो ये है कि वो स्वीकृति दे दे, वो कहे नहीं नहीं राज्यपाल महोदय ऐसा है कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे संविधान को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, स्वीकृति दे दे। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि उसे लगे कि ये बात तो ठीक है लेकिन अभी नहीं होना चाहिए, कुछ दिन बाद होना चाहिए, यानी कि जो पॉकेट वीटो वाला मामला है तो उसको रख ले। जो तीसरा कंडीशन है कि वह पुनः विचार के लिए वापस भेज दे, तो यह भी वो कर सकता है। अब जब वो पुनः विचार के लिए वापस भेजेगा राज्य विधानसभा को, और राज्य विधानसभा जो संस्तुति राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है उसको अगर मान लेती है तो यह अच्छी बात है, राष्ट्रपति उस पर अपना स्वीकृति दे देगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर है और बहुत बारीक अंतर है, इसको समझना है। जब संसद के सदन में गया था वापस और एज इट इज उन्होंने पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति के पास कुछ भी पावर नहीं था, उसको उनको स्वीकृति देना ही देना था। लेकिन विधानसभा के केस में अगर उन्होंने एज इट इज उसको राष्ट्रपति के पास फिर से भेज दिया तो वो स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये ही थोड़ा सा अंतर है राज्य विधानसभा के कानून में और संसद के कानून में। कई बार जो संविधान के आलोचक हैं और जो संघ के इस अवधारणा को जो मानते हैं कि केंद्र के साथ साथ राज्य को भी पावर मिला रहना चाहिए, वो इस संविधान के प्रावधान का विरोध भी करते हैं, क्योंकि इससे होता क्या है कि पावर्स बहुत ज़्यादा सेंटर के पास हो जाते हैं।
भाई जो राज्यपाल है वो किसका होगा? वो सेंटर का आदमी होगा। हमेशा आपको पता है अगर सेंटर में बीजेपी की सरकार है तो पूरे देश के प्रदेशों में राज्यपाल किसके होंगे? वो बीजेपी के ही राज्यपाल होंगे, बीजेपी ही बना करके उनको भेजेगी। ऐसे में होगा क्या कि जो दूसरे दल के जो है सरकारें हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, या तमिलनाडु में देखेंगे तो स्टालिन की सरकार है। अलग विचारधारा के लोग हैं, वो चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के सामने, तो बात जाहिर सी है कि आपस में एक द्वंद्व है, एक लड़ाई है, ठीक है। ऐसे केस में अगर वो विधानसभा से कोई चीज पास करते हैं और राज्यपाल बार बार उसमें जो है इंटरफेयर करता है, तो ये क्या है? ये समाज और देश को और राज्य को अस्थिर कर सकता है। तो कई बार इसका आलोचना भी होता है, लेकिन ज्यादातर केस में होता क्या है कि राजनीतिक बहस तक बात सीमित रह जाती है और उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है, मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ एक प्रावधान है, विधायी शक्तियों में ही आता है अध्यादेश। क्या है? अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश तब लाया जाता है जब सदन ना चल रहा हो, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा है वो चल ना रही हो और कोई जरूरी कानून हो जिसके बिना देश में ऐसा है कि काम नहीं चल सकता है, एकदम जरूरत है उसकी, वो होना ही चाहिए। तो ऐसे केस में राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया है कि वो अध्यादेश लागू कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश उसी कानून के बराबर इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा जो सदन के द्वारा बनता है, यानी कि संसद के सदन द्वारा बनता है। लेकिन इसकी सीमा है, इसकी सीमा ये है कि जो अध्यादेश जारी होने के 6 महीने के भीतर आपको उसको सदन से पास करवाना होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, फार्म बिल यानी कि जो किसान बिल है, किसान बिल बहुत पहले अध्यादेश के रूप में आ गया था, ठीक है। जब वो लागू हुआ है उससे काफ़ी पहले आ गया था और उसके बाद में उसे सदन में बाकायदा वोटिंग करवा के पास करवाया गया। तो होता ये है कि राष्ट्रपति जब बहुत आवश्यक कोई चीज़ समझता है तो ऐसे बिल को पास कर देता है। हालांकि किसान बिल को लेकर के एक आलोचना इस बात की भी होती है कि किसान बिल तो कोई इतना जरूरी चीज़ नहीं था कि आप उसको अध्यादेश ला करके पास कर रहे हैं, लेकिन अब वो राजनीतिक बात है उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। तो किसान बिल आपके सामने उदाहरण है जिसको अध्यादेश के द्वारा लाया गया था और उसके बाद में सदन में फिर उसको पास कराया गया, ठीक है। तो ये अध्यादेश की शक्ति भी जो है किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग और यूपीएससी का काम केवल परीक्षा करवाना नहीं है। यूपीएससी बहुत सारे रिपोर्ट्स तैयार करती है, बहुत सारी जो है समितियों में काम करती है और देश के बहुत सारे काम उसको मिले होते हैं कि आप ये इसका जांच कीजिए, आप इसका जांच कीजिए। तो वो रिपोर्ट किसको सौंपती है? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसके अलावा जो आपका वित्त आयोग है यह भी, तो इन सब का जो रिपोर्ट होता है, कैग का रिपोर्ट, वित्त आयोग का रिपोर्ट या यूपीएससी का रिपोर्ट, ये कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति ही इसे सदन के पटल पर रखता है, राष्ट्रपति ही इसको सदन के पटल पर रखता है। तो यह भी राष्ट्रपति का एक प्रकार का विधायी पावर है। इसके अलावा आपने देखा था नियुक्ति को लेकर के, तो नियुक्ति को हमने कार्यकारी में देखा था, जो पिछला क्लास था उसमें हमने देखा था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, या यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति, या राज्यपाल की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति हमने देखा था कि कार्यकारी शक्तियों में आता है, क्योंकि ये लोग कार्यकारी हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव का काम ये करते हैं। इसके अलावा जो विधायी काम में लगे हुए लोग हैं उनमें भी नियुक्तियां करते हैं राष्ट्रपति। जैसे 12 लोगों को जो कि कला से हों, समाज सेवा से हों, विज्ञान से हों, इन सब क्षेत्रों से जो लोग आते हैं उनमें से, या साहित्य से हों, 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किसके लिए? राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है, ठीक है। अब ये लोग करेंगे क्या?
राज्यसभा में कौन बैठता है? संसद बैठते हैं। तो सांसद का काम क्या है? सांसद का काम होता है वो विधायी प्रक्रिया में सम्मिलित होता है, उसमें वोटिंग करता है। तो ये क्या हो गया? विधायी शक्ति में हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कार्यकारी शक्ति है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति यानी कि राज्यसभा के सांसद की नियुक्ति एक विधायी पावर है राष्ट्रपति की। तो यहां पर आप देखेंगे कि वो नियुक्ति करता है। ठीक, तो इस प्रकार आपने देखा कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको लिखा भी होगा। देखिए, इसको अपनी भाषा में लिखिए। अगर मैं बोर्ड पर एक एक बात को पूरा लिखूंगा तो समय ज़्यादा बर्बाद होगा। आप सुनिए, उसको अपनी भाषा में नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको कमेंट करके पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।